नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पीओके से पाकिस्तान तक आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने वाले भारत के ऑपरेशन सिंदूरी पर आज आपको हम सत्ता विशेषांक दिखाएंगे, जिसमें आतंकी अड्डों पर मिसाइल प्रहार वाले वीडियो प्रमाण भी हैं और आतंकी हेडक्वार्टर के समतल होने वाली कहानी भी है। सत्ता की शुरुआत आज भारत के पराक्रम की सत्ता से करते हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। कल 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 तक यानी 25 मिनट तक जो हुआ वो पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। पाकिस्तान के हुक्मरान कभी नहीं भूलेंगे, पाकिस्तान की आर्मी कभी नहीं भूलेगी और पाकिस्तान के आतंकी भी कभी नहीं भूलेंगे। ये 25 मिनट पाकिस्तान इसलिए कभी नहीं भूलेगा क्योंकि इसी 25 मिनट में भारत ने पहलगाम में हुई 26 हत्याओं का सिंदूरी बदला लिया। इसी 25 मिनट में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसी 25 मिनट में भारत ने 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। इसी 25 मिनट में जैश चीफ मसूद अजहर को ऐसा जख्म दिया कि वो अपनी मौत की भीख मांगने लगा। इसीलिए हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए आज ऑपरेशन सिंदूर पर सत्ता की पराक्रम वाली कुंजी तैयार की है, जिसमें 25 मिनट की वॉर स्टोरी और फ्यूचर प्लान की विस्तृत जानकारी होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं उस वक्त से जब घड़ी की सुई 1:05 पर पहुंची थी। 7 मई 2025 की तारीख दुनिया के लिए आम तारीख थी। लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में डर वाली रात थी। पाकिस्तान को यह तो पता था कि भारत कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये कब होगा, इसकी तारीख क्या होगी और वक्त क्या होगा, ये उसे पता नहीं था। ऐसे में कल रात 1:05 पर पहलगाम के आतंकी हमले का बदला लेने के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के भीतर मिसाइल स्ट्राइक शुरू की। भारत से फाइटर जेट्स राफेल और मिराज ने अलग अलग जगहों से उड़ान भरी। इन फाइटर जेट्स में स्कैल्प ईजी और हैमर मिसाइल लोड थे। इनके लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के टारगेट्स लॉक कर दिए गए। 1:05 में फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और इसके कुछ ही देर में 9 जगहों पर 21 आतंकी ठिकानों पर धमाके शुरू किए गए। भारत के फाइटर जेट्स ने कुल 24 मिसाइलें दागी, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पाकिस्तान की आर्मी को कुछ समझ आता, उसके रडार नींद से जागते उससे पहले ही 25 मिनट में ऑपरेशन खत्म हो गया और आतंकियों के 21 चमचमाते ठिकाने खंडहर बन गए। पाकिस्तान में देर रात ये धमाके हुए और उसी वक्त से मातम छा गया। सुबह होते होते धमाके कहां हुए इसकी लिस्ट भी सामने आने लगी। जिन 9 इलाकों में 21 आतंकी ठिकानों पर हमले हुए, उसमें पहले नंबर पर मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप था। ये पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस कैंप में सोनमर्ग और गुलमर्ग हमले के आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। दूसरा टारगेट मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप था। यहाँ जैश ए मोहम्मद का टेरर कैंप था। यहाँ जंगलों में छिपने और छिपकर आतंकी हमला करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये हथियारों और विस्फोटक का सप्लाई केंद्र भी था। भारत का तीसरा टारगेट पीओके के कोटली में गुलपुर कैंप था। यहाँ पर एलओसी से 30 किलोमीटर दूर लश्कर का बेस कैंप था। पिछले वर्ष 9 जून 2023 को जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थ यात्रियों पर हमला हुआ था। उसकी साजिश इसी कैंप में हुई थी। अब ये बेस कैंप खंडहर बन चुका है। भारत का चौथा टारगेट भिम्बर में आतंकियों के बरनाला कैंप पर था। ये सिर्फ एलओसी से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ लश्कर के आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। भारत का 5वां टारगेट कोटली का अब्बास कैंप था। ये एलओसी से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। फिदायीन आतंकी यहीं तैयार होते हैं। यहाँ 15 आतंकियों को ट्रेनिंग देने की क्षमता थी। भारत का अगला टारगेट पीओके से और आगे पाकिस्तान के सियालकोट में था। यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर सर्जल कैंप पर हमला किया गया। यहाँ उन आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमला किया था। 7वां टारगेट भी सियालकोट में ही था। यहाँ के महमूना जाया आतंकी ट्रेनिंग सेंटर को उड़ा दिया गया। ये जगह भारत की सीमा से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। ये हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप है। पठानकोट बेस पर हमले की योजना यहीं बनाई गई थी। भारतीय मिसाइल अटैक का 8वां टारगेट मुरीद के मरकज तैयबा था। भारतीय बॉर्डर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर लश्कर-ए-तैयबा का ये बड़ा कैंप है।
मुंबई के 26/11 हमले के गुनहगार कसाब और हेडली को यही ट्रेनिंग मिली थी। और भारत का आखिरी टारगेट पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाला था, जो पंजाब के बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह कैंप था। ये LOC से करीब 100 किलोमीटर दूर है। ये जैश के आतंकियों का रिक्रूटमेंट का बहुत बड़ा सेंटर है। भारत में कई हमलों की योजना यहाँ बनी थी और सबसे ज्यादा दर्द पाकिस्तान को यहीं से मिला है, क्योंकि यहाँ जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य भी मारे गए हैं। पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में भारत की महिलाओं के सिंदूर उजाड़े थे। कल रात भारत ने पाकिस्तान को एक चुटकी सिंदूर की कीमत बता दी। और ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को कैसे लाल किया, दुनिया को इसकी जानकारी देने के लिए सेना प्रमुख या सरकार के मंत्री नहीं, बल्कि देश की 2 बेटियां आई थी, जिसमें एक का नाम था कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन दोनों ने पाकिस्तान के तबाह अड्डे की एक-एक कहानी दुनिया के सामने रख दी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। Nine terrorist camps were targeted and successfully destroyed. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर-ए तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। बरनाला कैंप बिम्बर, यह LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. आधी रात में जब पाकिस्तान पिट रहा था, उसके आतंकी कैंप में विस्फोट हो रहे थे, उसके परखच्चे उड़ रहे थे। उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी और रडार भले ही गहरी नींद में रहे होंगे, लेकिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाग रहे थे। वो एक एक एक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीएम मोदी वॉर रूम में मौजूद थे। पीएम मोदी वॉर रूम से पूरे एक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। NSA अजीत डोभाल उन्हें स्ट्राइक की एक एक जानकारी दे रहे थे। वॉर रूम में आर्मी के टॉप ऑफिसर भी मौजूद थे। मिसाइल स्ट्राइक के समय CDS भी वहीं मौजूद थे। कार्रवाई के खत्म होने तक पीएम मोदी वहां मौजूद रहे। ये मिसाइल स्ट्राइक इतनी सटीक थी कि इसमें सिर्फ आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया। भारतीय सेना के इस एक्शन की जानकारी विदेश सचिव ने दी। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।
भारत की आज की इस कार्यवाही को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया। भारत का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान से चल रहे आतंकी अड्डों पर कहर बनकर टूटा है। भारतीय सेना की इस मिसाइल स्ट्राइक ने आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। ये शौर्य दिखाने की जिम्मेदारी राफेल और मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने संभाली। इन फाइटर जेट्स में आधुनिक लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इन महाबली मिसाइलों का नाम है स्कैल्प ईजी और हैमर मिसाइल। पाकिस्तान ने इस सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत इतनी लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला कर देगा। जो पाकिस्तान ने नहीं सोचा था वही हुआ। सीमा पार किए बिना भी राफेल और मिराज ने पाकिस्तानी सीमा के 100 किलोमीटर अंदर तक हमला किया। भारतीय सेना ने पूरी तैयारी के साथ आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें सबसे प्रमुख है स्कैल्प ईजी मिसाइल, जिसे स्टॉर्म शैडो मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। ये मिसाइल अपने नाम की तरह आतंकियों के कैंपों के लिए तूफान बनकर आई। स्कैल्प ईजी मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे राफेल जेट से लॉन्च किया गया। इसकी लॉन्ग रेंज का ट्रेलर आज पाकिस्तान ने देख लिया है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हुए अटैक को पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं संभाल पाया। 450 किलो विस्फोटक के साथ स्कैल्प मिसाइल ने आतंकी अड्डों पर वो आग लगाई जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। 5 मीटर लंबी इस मिसाइल ने आतंक प्रेमी पाकिस्तान को बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है। स्टेल्थ तकनीक वाली स्कैल्प ईजी मिसाइल को पाकिस्तान को कोई रडार सिस्टम नहीं पकड़ पाया। उसका HQ-9 डिफेंस सिस्टम भी रखा का रखा रह गया। स्कैल्प ईजी मिसाइल का नेविगेशन सिस्टम बहुत आधुनिक है। यही वजह है कि बहुत सटीकता के साथ इस मिसाइल ने सिर्फ आतंकी कैंपों को ही उड़ा दिया। इस मिसाइल में एक खास तरह का वॉरहेड लगा था, जो 2 चरणों में काम करता है। पहले चरण में किसी बंकर को भेदा जाता है और फिर उसे धमाके से तबाह किया जाता है, जिसका प्रमाण आप पाकिस्तान से आई आतंकी कैंपों की बर्बादी वाली तस्वीरों में देख सकते हैं। शायद पाकिस्तान अब इस मिसाइल के नाम से हमेशा कांपता रहेगा। सिर्फ स्कैल्प ने ही नहीं, बल्कि हैमर मिसाइल ने भी पाकिस्तान को कभी ना भूलने वाला दर्द दिया है। मिसाइल स्ट्राइक के दौरान राफेल और महाबली मिराज से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया। 50 से 70 किलोमीटर दूर तक इसने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे उड़ा दिए। लेजर गाइडेड तकनीक से लैस ये मिसाइल अपना निशाना कभी नहीं चूकती। पाकिस्तान में भी हैमर ने सटीक निशाना लगाया। इसकी एक खास बात यह भी है कि ये रात के अंधेरे में भी अपने टारगेट को आसानी से ढूंढ लेती है। हैमर को भी बंकर भेदने और उसे उड़ाने में महारत हासिल है। वैसे भारत आने के बाद राफेल जेट का ये पहला युद्धक टेस्ट था, जिसमें राफेल पूरी तरह से सफल रहा। पाकिस्तान को अब ये पता चल गया होगा कि राफेल के सामने उसके चाइनीज J-17 जेट्स का क्या हाल होगा। भारत ने पाकिस्तान में आतंकी कैंपों पर आज जो हमला किया, वो सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं है, बल्कि वो लंबे वक्त से चल रही पाकिस्तान की आतंकी करतूतों की सजा है। फिर बात चाहे 2001 में संसद पर हुए हमले की हो या फिर मुंबई 26/11 हमले की, भारत के तेवर ये बता रहे हैं कि अब किसी आतंकी हमले को नहीं सहा जाएगा। और आज यही संदेश सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब दिखा जब एक वीडियो रील चलाया गया। एक बार आप भी इस रील को देखिए। पिछले कई दशकों के जारी आतंकवाद ने भारत को जो दर्द दिए हैं, उसे आप महसूस कीजिए। पूरी दुनिया में आज चर्चा सिर्फ भारत के बदले वाले सिंदूरी रंग की नहीं है, बल्कि चर्चा उस रंग की भी है जो आज कई चेहरों से उड़ा है। और ये चेहरे उन किरदारों के हैं जो कल तक भारत को औने पौने बमों की धमकियां दे रहे थे।
पीओके और पाकिस्तान में घुसकर हुई भारत की एयर स्ट्राइक के बाद अब तक शायद किसी ने भी आपको पाकिस्तान के दुख और मातम की तस्वीरें नहीं दिखाई, लेकिन हम आपको पाकिस्तान के वो चेहरे दिखा रहे हैं जो हाले दिल और दर्द दोनों बयां करने के लिए काफी है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज जब पाकिस्तान में एनएससी यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक हुई तो हर नजर शर्म से झुकी थी। दिल पर पत्थर रखकर अपने दुख को छिपाते हुए शहबाज किसी तरह एनएससी की मीटिंग में ये बता रहे थे कि इंडियन आर्मी ने कितने अंदर तक पाकिस्तान को घुसकर मारा है और इसके जख्म कितने गहरे हैं। पहलगाम हमले की स्क्रिप्ट लिखने वाले पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर का चेहरा तो अपने मुल्क की जीडीपी से भी ज्यादा गिरा हुआ था और शायद वो उस पल को कोस रहे थे जब उनके दिमाग में पहलगाम हमले का ख्याल आया था। जरा ख्वाजा आसिफ से भी मिल लीजिए जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं और रोज चीख चीख कर ये कह रहे थे कि भारत हमला करने वाला है, लेकिन किसी ने उनकी बातों को बिल्कुल वैसे ही सीरियसली नहीं लिया जैसे दुनिया के बाकी देश पाकिस्तान को गंभीरता से नहीं लेते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ये जनाब जब जब अपना चेहरा चमकाने कैमरे पर आ रहे थे हर बार परमाणु बम से नीचे की बात ही नहीं कर रहे थे, पर आज इसहाक डार इस चेहरे को दिखाने लायक नहीं बचे हैं और माथे पर हाथ रखकर इसे छिपाने की नाकाम कोशिश करते रहे। और ये हैं पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद एकदम से जिनके हालात बदल गए हैं और जज्बात भी बदल गए हैं, चेहरा के रंग भी बदल चुका है। फिलहाल एक दूसरे के दुख को बांटने के बाद पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो अंदर से भले ही टूट चुकी हो पर ऊपर से मजबूत है। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान की आवाम का मन बहलाने के लिए एनएससी मीटिंग में कुछ हवाई ऑर्डर भी दे दिए हैं। मीटिंग के बाद यह खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने अपनी सेना को कुछ अधिकार दिए हैं और ये कहा है कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करने का पूरा हक है। पाकिस्तान की सेना को देश की रक्षा के लिए बदला लेने का पूरा अधिकार है। यानी जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना को बदला लेने का फ्री हैंड दिया था, उसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करते हुए शहबाज शरीफ ने सेना को पसंद के समय, स्थान और तरीके से जवाब देने की छूट दी है। लेकिन शहबाज ये भूल गए कि फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करने से बदला कॉपी पेस्ट नहीं होता है। इसके लिए नीति और नियत की जरूरत होती है और भारत की नीति स्पष्ट है, आतंकियों को मारेंगे, लेकिन पाकिस्तान के सामने संकट यह है कि वो किसे मारेगा, क्योंकि आतंकियों के साथ तो उसका गहरा याराना है। हालांकि शहबाज शरीफ की इन पुरानी धमकियों से पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर भारत और हमला नहीं करता है तो वो भारत पर किसी तरह का अटैक नहीं करेंगे। यानी शहबाज कुछ और कह रहे हैं और रक्षा मंत्री कुछ और बोल रहे हैं। इसे आप डर वाला कंफ्यूजन भी कह सकते हैं, जिसने पाकिस्तान के नेताओं और आर्मी पर बड़ा आघात किया है। वैसे कूटनीति हो या कूटने की नीति हो, दोनों ही मामलों में बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है और पाकिस्तान इस मामले में भी भारत के आगे धुआं धुआं हो गया है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज एक मीटिंग भारत में भी हुई और एक मीटिंग पाकिस्तान में भी हुई, लेकिन पीएम मोदी की लीडरशिप में हुई इस मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर की बधाई दी जा रही थी तो पाकिस्तान में पिटने का दुख बांटा जा रहा था। भारत की कैबिनेट मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए टेबल थपथपाई गई, जबकि पाकिस्तान की मीटिंग में एयर स्ट्राइक के दर्द में नजरें झुकाई गई। भारत में कैबिनेट मीटिंग में हर चेहरे पर खुशी थी, जबकि पाकिस्तान की एनएससी मीटिंग में मौजूद हर एक चेहरे पर मातम का माहौल था। भारत में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी साथियों को इस हमले की जानकारी दी। तीनों सेना की तारीफ की और केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने भी पीएम मोदी की लीडरशिप पर अपना विश्वास दिखाते हुए कहा कि पूरा देश उनके साथ है। पाकिस्तान पर हमले के बाद पीएम मोदी ने कहा, ये देश के लिए गर्व का पल है, ये नया भारत है और ये तो करना ही था क्योंकि देश हमारी तरफ देख रहा था। सेना ने बिना किसी चूक के कार्रवाई की है। सेना ने कम समय में सटीक हमला किया है और आतंक के खात्मे तक भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी ये साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई दुस्साहस किया तो इस बार भारत का जवाब 5 गुना ज्यादा बड़ा होगा। जबकि कैबिनेट मीटिंग के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये कहा कि भारतीय सेना ने भगवान हनुमान के आदर्शों का पालन किया है और जिन मोही मारा तिन मोही मारे के सिद्धांत पर चले हैं, यानी केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने मासूमों को मारा था। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय
किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। और सत्ता में अब बात करते हैं उस खूंखार आतंकी की जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर से रो रहा है, जिसे हर वक्त अपनी मौत का डर सता रहा है, जो खुद के जिंदा होने पर पछता रहा है क्योंकि उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। आपको याद होगा, पहलगाम अटैक के दौरान पति की मौत के बाद एक पत्नी ने आतंकी से कहा था कि मेरी भी जान ले लो। अब भारत ने ऐसा बदला लिया है कि ऐसे ही दर्द में आतंक के आका हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आतंक का परिणाम ऐसा भी होता है। भारत के सिंदूरी बदले से उसकी सारी हेकड़ी निकल चुकी है। नाम है मसूद अजहर। वही मसूद अजहर जो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख है, जो भारत में कई आतंकी हमलों का जिम्मेदार है। लेकिन आज वो तड़प रहा है। भारत के मिसाइल अटैक से उसका हेडक्वार्टर मिट्टी में मिल चुका है। उसका पूरा परिवार, पूरा खानदान खत्म हो चुका है। वो पाकिस्तान की सत्ता के संरक्षण में किसी बिल में छिपकर बिलबिला रहा है, रो रहा है। उसकी चीख सुनकर आज आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को बहुत संतुष्टि मिली होगी। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और 4 करीबी मारे गए हैं। मसूद अजहर का आतंकी भाई भी मारा गया। भारत की इस कार्रवाई के बाद मसूद अजहर ने कहा कि वो भी मर जाता तो अच्छा था। इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? बेगुनाहों की जान लेने वाला खुद अपनी मौत की भीख मांग रहा है। बेकसूर परिवारों को तबाह करने वाला खुद अपने परिवार के खात्मे पर तड़प रहा है। आज यही हालत मसूद अजहर की है। सिर्फ मसूद अजहर ही नहीं, पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका आज की तारीख में ऐसी ही दहशत में जी रहे हैं। उन्हें हर वक्त यही डर सता रहा है कि न जाने कौन सी मिसाइल किस तरफ से आएगी और उनके पूरे परिवार को खत्म कर देगी। सवाल यही है कि क्या ऐसे आतंकी को ऐसी ही सजा नहीं मिलनी चाहिए? पहलगाम अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से ये बता दिया है कि हर आतंकी का अंजाम ऐसा ही होगा। यह सिर्फ बदला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के लिए साफ संदेश और सख्त संकेत है। आपको बताते हैं ऑपरेशन सिंदूर में कैसे मसूद अजहर ये एहसास कर रहा होगा कि भारत की तरफ आंख उठाने का परिणाम कितना बुरा हो सकता है। मसूद अजहर ने खुद ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में उसके परिवार के किन किन लोगों की मौत हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर की पत्नी शाजिया मारी गई, उसका आतंकी भाई मारा गया, उसका बेटा मारा गया, उसकी बड़ी बहन जहारा बीबी मारी गई, मसूद अजहर का बहनोई मारा गया, भांजा और भांजी भी मारे गए। आपको बता दें, वैसे आज मसूद अजहर अपने परिवार के खात्मे पर रोने के लिए भी नहीं बचता, क्योंकि भारत के हमले में उसका पूरा हेडक्वार्टर नष्ट हो गया। मसूद की जान इसलिए बच गई क्योंकि फिलहाल वो पाकिस्तान की सेना के संरक्षण में अज्ञात स्थान पर है। भारत के हमले के डर से मसूद अजहर छिपा हुआ है। ये मसूद अजहर के हेडक्वार्टर की मिट्टी में मिलने वाला वीडियो सबूत है। ये मरकज सुभान अल्लाह की वो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हमले के पहले की है और दूसरी हमले के ठीक बाद की है। ये जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय है, मरकज सुभान अल्लाह। ये कराची तोरखाम राजमार्ग पर बहावलपुर के बाहरी इलाके में स्थित है। ये जैश-ए-मोहम्मद का मुख्य आतंकी प्रशिक्षण केंद्र भी है। मरकज सुभान अल्लाह 15 एकड़ में फैला है। 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की योजना यहीं बनाई गई थी। मसूद अजहर का घर मरकज सुभान अल्लाह में ही है। अब ना उसका घर बचा है, ना आतंक का ये मुख्यालय बचा है, और ना ही उसका परिवार बचा है। तो सिर्फ मसूद अजहर, जो इस वक्त पाकिस्तान के संरक्षण में बैठकर रो रहा है। आपको मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के बारे में भी बता देते हैं। 2001 में भारत ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया था। उसके बाद से कई अन्य देश भी इसे आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। मरकज सुभान अल्लाह का निर्माण 2015 में हुआ था और इसके लिए पाकिस्तानी सरकार ने भी फंडिंग दी थी। लेकिन अब आतंक का ये अड्डा नष्ट हो चुका है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर आज सबसे ज्यादा वो लोग संतुष्ट हैं जिन्होंने पहलगाम अटैक में अपनों को खोया है। पहलगाम हमले में शहीद शुभम की पत्नी ने कहा है कि आतंक पर प्रहार करना जरूरी था।
वहीं इस हमले में शहीद विनय नरवाल के पिता ने कहा कि यह प्रहार आतंकियों के जहन में हमेशा रहेगा। जिस तरीके से उन्होंने आतंकवादियों के एक जगह को टारगेट करके उनकी जगह ख़त्म करी है, ये बिल्कुल आतंकवाद पे हमला है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आई एम रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, आई एम रियली थैंकफुल। नौ ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है, इसको वो सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा ये, और वो ऐसा करने की कायरतापूर्ण काम करने की, ऐसी हरकतें करने की भविष्य में सोचने से पहले 100 बार सोचेंगे। हमारी बहू का सिंदूर जो उन आतंकवादियों ने उजाड़ा, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, आज उसे सुकून महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रही है, गर्व महसूस हो रहा है कि उसके पति का जो बलिदान है वो उन आतंकवादियों का समूल नाश का कारण बनेगा। अब हम आपको सिंदूर पर हमले और सिंदूर वाले बदले की एक और कुंजी दिखाते हैं और उस सवाल का जवाब देते हैं जो शायद देश के हर नागरिक के मन में है। भारतीय सेना ने इस बदले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों दिया और ये नाम आया कहां से? पहलगाम में आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर उन्हें मारा था, देश की महिलाओं के सुहाग उजाड़े थे और उनके सिंदूर को मिटा दिया था। इसीलिए सनातन संस्कृति में एक विशेष महत्व रखने वाले सिंदूर के नाम पर भारतीय सेना ने आतंकियों का सिंदूरी संहार किया और पाकिस्तान और उसके आतंकियों को एक चुटकी सिंदूर की असली कीमत बता दी। ऑपरेशन सिंदूर के नाम को लेकर एक और खबर है। सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और दहशतगर्दों को ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जिन 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की, वो मां दुर्गा के 9 रूपों का बदला है, जहां इंडियन आर्मी ने आतंकियों के रूप में दुष्टों का संहार किया है। और अब ये सिंदूर भारत के प्रचंड बदले का ऐसा रंग बन गया है जिसे पाकिस्तान जब जब देखेगा, ये लाल रंग उसे बहुत चुभेगा। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर नाम आया कहां से। तो इसका जवाब है प्रधानमंत्री मोदी। खबरों के अनुसार पीएम मोदी ने ही पहलगाम हमले के बाद जो बैठकें की, उसमें उन्होंने ही भारत के बदले की कार्रवाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। माना जा रहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन का ये नाम उन महिलाओं के सम्मान में चुना गया जिनका सिंदूर पहलगाम हमले में आतंकियों ने मिटा दिया। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर न केवल आतंकियों को सबक सिखाने का संकल्प है, बल्कि उन परिवारों के प्रति भारत की संवेदना और संकल्प को भी दिखाता है जिनके अपने पहलगाम में मारे गए। वैसे भारतीय सेना के हर कदम में पाकिस्तान के लिए एक सख्त संदेश है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए हिंदुस्तान की जिन 2 यशस्वी और जांबाज बेटियों को चुना गया, वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने की। दोनों ने बारी बारी से पाकिस्तान को घुसकर मारने वाले मिलिट्री ऑपरेशन की रणनीति और कामयाबी की एक-एक डिटेल शेयर की। यानी पहले पहलगाम में अपने पति को खोने वाली महिलाओं और उनके परिवार के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है और फिर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक रगड़ने के लिए भारत ने 2 सशक्त नारियों को आगे किया, जिससे पाकिस्तान को इस दर्द का एहसास और ज्यादा हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदी में ऑपरेशन की जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी कोऑप ऑफ सिग्नल से जुड़ी अधिकारी हैं और आर्मी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। 35 साल की सोफिया कुरैशी देश की पहली महिला ऑफिसर हैं जिन्होंने मल्टी नेशनल सैन्य अभ्यास को लीड किया है। 2016 में वो एक्सरसाइज फोर्स 18 मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा बन चुकी हैं और उसे लीड भी किया है। गुजरात से आने वाली सोफिया कुरैशी सैन्य परिवार से हैं और बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। करीब 6 साल के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भारत की तरफ से योगदान दिया और कोंगो में मिशन पूरा किया। कर्नल सोफिया कुरैशी के अलावा विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की एक-एक जानकारी अंग्रेजी में दी ताकि दुनिया भी पाकिस्तान को घुसकर मारने की वजह जान सके। 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुई विंग कमांडर व्योमिका सिंह को मौजूदा वक्त की सबसे बेहतरीन विंग कमांडर में से एक माना जाता है, जिनके पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स उड़ाने का एक बेहतरीन अनुभव है।
और चीता और चेतक जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने में महारत भी उन्हें हासिल है। व्योमिका सिंह को वायुसेना में शामिल होने के 13 साल के बाद विंग कमांडर का पद मिला और 18 दिसंबर 2017 में जाकर वो विंग कमांडर बनी। 2021 में वायुसेना की जिस महिला विंग ने माउंट मणिरंग की चढ़ाई की थी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह उसका भी हिस्सा रह चुकी हैं। और आज इन्हीं दोनों महिलाओं ने मिलकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। हमें यकीन है आज इन दो जाबाज बेटियों को देखकर और उनके शब्दों को सुनकर पूरे भारत को बहुत सुकून मिला होगा। 9 terrorist camps were targeted. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation.